मैं आचार्य पंडित एस के तिवारी एक बार पुनः अरुणिका ज्योतिष में अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल एक ही अलग ही विषय लेकर आया हूं। आज के वीडियो में बताऊंगा कि संतान सुख के योग कुंडली में क्या होते हैं, या संतान सुख में बाधा कारक योग कौन से होते हैं, निसंतान योग कौन से होते हैं। इसके अलावा कुंडली से यह भी जान सकते हैं आप कि किसी पुरुष या स्त्री में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता कितनी है या नहीं। देखिए, हर विवाह के बाद हर दंपति की एक ख्वाहिश होती है कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, उसे एक सुयोग्य संतान का सुख मिले। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि संतान सुख के योग है या नहीं है, या संतान बाधा कारक योग है या नहीं। संतान उत्पत्ति में वह पुरुष और स्त्री यानी जो दंपति हैं उनमें वो सक्षमता है या नहीं। आज के वीडियो में हम सब इसी बात पर विचार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश होता है। ये लग्न है, इसका स्वामी लग्नेश होता है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश होता है। अर्थात लग्न भाव का जो स्वामी होगा वो लग्नेश, और पंचम भाव का स्वामी जो होगा वो पंचमेश कहलाता है। तो लग्नेश और पंचमेश में यदि राशि परिवर्तन है, सपोज कीजिए कि यहाँ पंचमेश गुरु है, यानी यहाँ गुरु की 9वीं या 12वीं राशि है, तो गुरु पंचमेश होगा। तो 9, 8, 7, 6, 5, तो यहाँ कौन सी लग्न हो जाएगी? 5। इसका स्वामी कौन हो जाएगा? सूर्य। अर्थात लग्नेश सूर्य हो गया और पंचमेश गुरु हो गया। यदि इन दोनों में यानी लग्न के स्वामी में और पंचम भाव के स्वामी में कहीं राशि परिवर्तन योग है, या तो वो यहीं बैठे हों। सपोज कीजिए कि लग्न का स्वामी सूर्य है और सूर्य कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में, और पंचम भाव का स्वामी बन रहा है गुरु। गुरु बैठ गया लग्न में यानी सूर्य के घर में, यानी सूर्य के घर में गुरु है और गुरु के घर में सूर्य हो जाए। अब ये कहीं से भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए सूर्य के घर में गुरु है, गुरु के घर में सूर्य हो जाए। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पुत्र का योग बनता है, यानी ऐसे दंपति को पुत्र से प्राप्ति का योग बनेगा। यानी लग्नेश और पंचमेश में अगर राशि परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे के घर में है, तो पुत्र सुख प्राप्ति की या संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा है यदि 5वें भाव पर, पंचम भाव यही है, इस पर चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी कौन कहलाता है? चतुर्थेश। अब यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी ग्रह हो सकता है। नवमेश, 9वें भाव का स्वामी, जो भी 9वें भाव में राशि होगी उसका स्वामी नवमेश कहलाएगा। चौथे भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी चतुर्थेश कहलाएगा। यदि चतुर्थेश और नवमेश इन दोनों की दृष्टि अगर 5वें भाव पर पड़ रही है, सपोज कीजिए कि चतुर्थेश 4 में वही यानी 9 या 12 नंबर की राशि थी, धनु या मीन राशि है, तो गुरु हो जाएगा चतुर्थेश। लेकिन गुरु कहाँ बैठा है? लग्न में। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 5वें भाव पर। इसी प्रकार मान लीजिए कि नवमेश मंगल है, यानी एक या 8 नंबर की राशि है, और मंगल कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। तो भी मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। सीधा अर्थ यह है
कि पंचम भाव पर यदि चतुर्थे चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी कहीं भी बैठे हैं, अगर उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो यह योग भी संतान सुख प्राप्ति का योग बनाता है, पुत्र सुख प्राप्ति का योग बनाएगा। अब संतान में बाधा कारक योग कौन से होते हैं? पंचमे सगर यानी पांचवें भाव का स्वामी अगर कहीं छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, किसका? पांचवें भाव में जो भी अंक होगा राशि का, उसका स्वामी यदि छठे भाव में बैठा है या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है, ऐसी स्थिति में आप यूँ समझेंगे कि संतान सुख में ये बाधा कारक बनेगा। संतान सुख प्राप्ति में बड़ी अड़चनें आएंगी, या तो संतान का सुख नहीं मिलेगा या किसी न किसी का किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है। यानी बहुत कठिनाई से या तो संतान सुख प्राप्त होगा या संतान सुख प्राप्त हुआ भी है, मान लीजिए कि पुत्र संतान होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संतान जीवित रहेगी। हो सकता है कि संतान होने के बाद नष्ट हो जाए या गर्भ नष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में कि संतान अगर पंचमे छठे, 8वें या 12वें भाव में है, यानी अगर पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो ये संतान बाधा कारक योग बनाता है। संतान सुख प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न आएंगी। अगर पाप ग्रह, ध्यान दीजिए, पाप ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे विशेष तौर पर मंगल, शनि। अगर पाप ग्रह पंचमे से होकर या अगर यहाँ या तो 1 या 8 नंबर की राशि हो या 10 या 11 नंबर की राशि हो, कहाँ? 5वें भाव में। अगर 1 या 8 नंबर की राशि है तो मंगल पंचमेश बनेगा, 10 या 11 नंबर की राशि होगी तो शनि पंचमेश बनेगा। यदि पाप ग्रह पंचमेश होकर यदि ये 5वें ही भाव में हो, सब यानी अगर यहाँ 1 या 8 नंबर की राशि और मंगल भी यहीं बैठा है, या 10 या 11 नंबर की राशि 5वें भाव में है और शनि भी यहीं बैठा है, यानी पाप ग्रह यदि 5वें भाव का स्वामी होकर 5वें ही भाव में हो, पंचम भाव में ही है, तो यह संतान सुख योग देता है, यानी पुत्र योग बना देता है। कौन? यदि पाप ग्रह स्वयं की राशि में 5वें भाव में, तो यह पुत्र का योग बनाएगा, पुत्र सुख योग प्रदान करने वाला योग बना देता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र आदि, है ना, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह यदि पंचम भाव का स्वामी है होकर 5वें भाव में हो, शुभ ग्रह अगर मान लो पंचम भाव का स्वामी होकर, यानी या तो यहाँ 3 या 6 नंबर की राशि हो, 9 या 12 नंबर की राशि हो, 4 नंबर की राशि हो, 3-6 की होगी तो बुध बन जाएगा, 9-12 की होगी, 9 या 12 नंबर की राशि होगी तो गुरु बन जाएगा, 4 नंबर की होगी तो चंद्र बन जाएगा, और 2 या 7 नंबर की राशि होगी तो शुक्र बनेगा। यदि इनमें से कोई भी अंक लिखा है और उसका स्वामी भी यहीं बैठा है, यानी शुभ ग्रह की राशि पंचम भाव में हो और वह शुभ ग्रह इसी 5वें भाव में बैठा हो और इसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, मान लीजिए सूर्य बैठ गया या शनि बैठ गया या राहु, यानी शुभ ग्रह पंचम भाव का स्वामी होकर 5वें ही भाव में हो और इसके साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, ऐसी स्थिति में यह संतान बाधा कारक बन जाता है, यानी संतान सुख नहीं मिलता। संतान अगर हो जाएगी तो या तो संतान के कारण क्लेश होगा, या संतान को कष्ट होगा, या संतान को नष्ट कर देगा। हर प्रकार से यह बाधा कारक रहेगा शुभ ग्रह। लेकिन अगर पाप ग्रह यहाँ अपनी ही राशि में बैठा है तो पुत्र योग बना देता है, लेकिन शुभ ग्रह अगर अपनी ही राशि में पंचम भाव में है और साथ में पाप ग्रह है तो यह संतान सुख में बाधा कारक बन जाता है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर 5 में अल्पसुत राशियां हो, 5वें भाव में अल्पसुत यानी कम संतान देने वाली,
अब अल्पसत राशियाँ कौन सी रहती है? दूसरी यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, छठी राशि यानी कन्या राशि और आठवीं वृश्चिक राशि। ये ध्यान दीजिए, ये अल्पसत राशियां हैं यानी कम संतान देने वाली। दूसरी, पांचवी, छठी और आठवीं। यदि पांचवें भाव में, इस भाव में इनमें से कोई भी अंक लिखा है, दूसरा, 2, 5, 6 या 8, तो अल्पसत राशि होगी दूसरी वृषभ राशि, पांचवी है तो सिंह राशि, छठी है तो कन्या राशि, आठवीं तो वृश्चिक राशि। यदि इनमें से कोई भी राशि है पांचवें भाव में, तो समझिए कि बहुत समय के बाद, शादी के बहुत समय बाद और विशेष प्रयत्न करने के बाद ही संतान का सुख मिल सकता है। आवश्यक नहीं कि मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत समय बाद मिलेगा। शादी के 8-10 साल बाद कहीं संतान का सुख प्राप्त होने के योग बन पाते हैं, वो भी बहुत प्रयत्न करने के बाद एक आध संतान हो सकती है। कब? यदि पांचवें भाव में अल्पसत राशियां हैं। अल्पसत राशि यानी दूसरी, पांचवी, छठी या आठवीं राशि पांचवें भाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शादी के बहुत समय बाद प्रयत्न करने पर, बहुत कोशिश करेंगे तब कहीं एक आध संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है कि अगर कर्क राशि में अकेला सूर्य बैठा है, मान लीजिए यही कर्क राशि है, कर्क राशि है 4 नंबर की राशि में, कहीं जहां 4 नंबर की राशि है अगर पांचवें भाव में है तो ज्यादा प्रभावशील रहेगी। अगर 4 नंबर की राशि में सूर्य बैठा है, या 4 नंबर की राशि में शुक्र बैठा है, या 4 नंबर की राशि में यहाँ मंगल बैठा है, यानी अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है, या तो यहाँ सूर्य बैठा है, या शुक्र बैठा है अकेला, या मंगल बैठा है। अकेला बैठना चाहिए, इसके साथ कोई दूसरा ग्रह ना हो। कहाँ? पांचवें भाव में। ऐसी स्थिति में जो उसकी पहली पत्नी रहेगी उससे संतान नहीं होगी, लेकिन जब दूसरा विवाह करेगा तो दूसरे विवाह से संतान का सुख मिल सकता है, प्रथम पत्नी से असंभव रहेगा। यदि पांचवें भाव में कर्क राशि में अकेला सूर्य बैठा है, या अकेला शुक्र बैठा है, या अकेला मंगल बैठा है, तो प्राय प्रथम पत्नी से संतान सुख का अभाव रहेगा। जब वो दूसरी शादी करेगा तो दूसरे विवाह से ही संतान सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर गुरु, सूर्य या मंगल, अगर पांचवें भाव का स्वामी कौन हो, गुरु, सूर्य या मंगल, पांचवें भाव का स्वामी हो, पांचवें भाव में ना हो, अगर यह कहीं भी बैठा हो, चाहे गुरु यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, कहीं भी, इन भावों में कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो पांचवें भाव का स्वामी होना चाहिए। यानी पांचवें भाव में या तो 9 या 12 नंबर की राशि हो, या 1 या 8 नंबर की राशि हो, या 5 नंबर की राशि हो। इसका मतलब होगा कि धनु या मीन राशि है तो गुरु बनेगा पंचमेश, मेष या वृश्चिक राशि है तो मंगल बनेगा, और 5 नंबर लिखा है तो सूर्य बनेगा। तो पंचमेश अगर गुरु, सूर्य या मंगल है और ये कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में, नवांश कुंडली भी होती है, जन्म कुंडली के अलावा एक नवांश कुंडली होती है। अगर आप ऐप खोलेंगे कुंडली का तो उसमें नवांश कुंडली भी आ जाती है, या किसी पंडित से आप बनवाएंगे तो नवांश कुंडली भी आ जाती है। तो नवांश कुंडली में, लेकिन इनमें जो भी ग्रह बैठा है, गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल में से, अगर नवांश कुंडली में भी वो विषम राशि में है, विषम राशि कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9 या 11वें नंबर की राशि में, पांचवें भाव का स्वामी गुरु, सूर्य या मंगल हो, वो जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा रहे, लेकिन नवांश कुंडली में यदि वह विषम राशियों में है, मेष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, सिंह राशि में हो, तुला राशि में हो, धनु राशि में हो, या कुंभ राशि में, उसको विषम राशि में होना चाहिए, और बलवान हो, यानी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो,
तो निश्चित तौर पर यह योग सुपुत्र योग बनाता है, यानी जो संतान होगी वो संतान एक सुयोग्य संतान होगी, सुपुत्र रहेगा। कौन सा होगा? सुपुत्र संतान का योग बनाता है। आगे हम चलते हैं कि पुरुष या स्त्री यानी दाम्पत्य सुख के लिए पति और पत्नी। अब पति या पत्नी में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता कितनी है? क्या वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं है? इसका आकलन भी कुंडली से किया जा सकता है, या कोई शारीरिक दोष है। इसके लिए आपको समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। विशेष तौर पर जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जो ज्योतिष जानते हैं, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर जो मैं आगे बता रहा हूँ उसको समझ जाएंगे। लेकिन जो ज्योतिष सीख रहे हैं तो उनको समझने की आवश्यकता है। अगर वो समझ जाएंगे तो वो भी इस आकलन को पूरी तरह से सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। तो चलिए, संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या पति पत्नी में है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली आप लेंगे तो पुरुष की कुंडली में हर ग्रहों का स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर है, कितने राशि अंश कला विकला पर है, यानी स्पष्ट तौर पर रहता है। तो हमें पुरुष कुंडली में किसको लेना है? सूर्य स्पष्ट को, कि सूर्य कितने राशि अंश कला पर है। हमने एक उदाहरण लिया है, एक कुंडली का उदाहरण लिया है, उसके आधार पर बता रहे कि पुरुष की कुंडली में हमें सूर्य का स्पष्ट ले लेना है, यानी सूर्य कितने राशि अंश कला पर है, ये राशि है, ये कितने अंश पर है, ये है कला और ये विकला। तो हमने देखा कि कुंडली में सूर्य स्पष्ट 6 राशि 10 अंश 12 कला 35 विकला पर था जब जन्म हुआ था किसी भी संबंधित, इस कुंडली से संबंधित व्यक्ति का। शुक्र था 5 राशि 20 अंश 22 कला 55 विकला पर, और गुरु था 6 राशि 3 अंश 13 कला 30 विकला पर। ये तीनों ग्रहों के हमने स्पष्ट ले लिए। अब इन तीनों ग्रहों के स्पष्ट जो हुए उसको हमें जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे, योग कैसे करेंगे? जैसे 5 5 10, ये कला का योग हमने कर लिया तो 3 5 8 3 11 120 आया। 120 हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद वो विकला का, इसके बाद कला का जोड़ किया तो 47 आया। इसके बाद अंशों का जोड़ किया तो 33 आया, और ये राशियों का जोड़ है वो 17 आया। अब चूंकि यहाँ कला विकला 120 है तो 60 विकला की एक कला होती है, तो यदि हम 60 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। वो 2 जो है ना यहाँ 47 में जुड़ जाएंगे। किस में जुड़ जाएंगे? कला में। तो यहाँ 49 हो जाएगा। अब यहाँ 33 है, 33 अंश। कोई भी राशि 30 अंश से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन यहाँ 33 अंश है तो इसका मतलब 3 अंश ज़्यादा हैं। तो हमें वो 3 अंश निकाल के इस 17 में जोड़ देना है। तो 3 तो ज्यों का तो मैं लिख लिया, क्योंकि 30 अंश निकालेंगे तो कितना बचा? 3। बाकी का 30 अंश की एक राशि होती, तो वो एक हम वो बचा कितना? यहाँ 18 आ जाएगा, सॉरी 18। देखिए 33 अंश में हमने 30 अंश की एक राशि निकाली, 17 में जोड़ दी, यहाँ 18 हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ बचेगा 3, बचेगा 120 अंश की कला है, 120 कला है। 120 कला को 60 से भाग देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। वो जो 2 आएंगे वो हमने 47 में जोड़ दिए तो 49 आ गए। यहाँ 33 अंश है, 33 अंश में से हमने 30 माइनस कर दिए तो यहाँ 3 आ जाएंगे। और यहाँ राशि जो 17 है, तो 30 अंश की एक राशि होती है, उसको हमने 17 में जोड़ दिया तो यहाँ 18 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 18 आ गया। अब चूंकि 18 भी 12 से ज़्यादा है, क्योंकि 12 राशियां होती, तो 12 18 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 6। तो ये आ गया अपना योग
6 राशि 3 अंश 49 कला 0 विकला। अब यहाँ यह देखना है कि 6 राशि यानी सम राशि है, यानी इस व्यक्ति का जो स्पष्टों का योग आया वो सम राशि में आया, ठीक है ना। अब हम यह देखेंगे कि सम राशि में तो है, यानी कितने, छठी राशि 3 अंश 49 विकला पर है, 49 कला पर है। अब यह देखना है कि नवांश में भी क्या यह सम में है या विषम में। तो नवांश के लिए आपको नवांश चक्र पर जाना पड़ेगा। मैंने नवांश चक्र भी बनाया है कि छठी राशि में 3 49 पर कौन सी राशि आती है। छठी राशि ये है। अब आप यहाँ देखिए 3 20 से लेके 6 40 यानी दूसरा नवांश आ जाएगा, क्योंकि 3 20 तक तो पहला नवांश है छठी राशि में। ये आपकी छठी राशि कन्या, ठीक है ना। 6 40 पर आ जाएगा तो कन्या के नीचे देखा तो क्या आया, 11 नंबर 6 40। इसका अर्थ है कि नवांश में 11 नंबर की राशि आई, और 11 नंबर क्या है, विषम अंक है, तो यहाँ हो गया विषम। स्पष्ट यह हो गया कि यदि पुरुष की कुंडली में विषम राशि आ रही है या विषम नमांश अगर दोनों आते हैं, या तो विषम राशि भी आए और विषम नमांश भी आए, तो निश्चित तौर पर उसमें संतान उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। लेकिन यदि एक विषम आता है और दूसरी सम आता है अंक, अब यहाँ पर यहाँ सम आया यहाँ विषम आया, तो इसका मतलब है कि मिला जुला रहेगा उसमें, यानी जो उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, क्षमता तो है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक दोष है। ऐसी स्थिति में उसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। संतान न होने का कारण यही रहेगा कि उसके स्पष्ट में यहाँ जो अंक आया, छठे नंबर की राशि आई यानी सम राशि, लेकिन नवांश में यह छठे नंबर की राशि कहाँ है अपने 3 अंश 49 कला के लिए। आप यहाँ देखेंगे ये 11 नंबर, यानी ये छठा नंबर की राशि 3 49 पे है, यानी 3 20 से ज्यादा है तो 6 40 के भाग में आ जाएगी। यहाँ आ गई 11, यानी यहाँ 11 नंबर की राशि आई। 11 नंबर की राशि होती है विषम। इसका तात्पर्य ये है कि इसका एक तो समांक आया और दूसरा विषम आ गया। यदि दोनों विषम आते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति में पूर्ण क्षमता है, लेकिन अगर एक सम एक विषम आया तो इसका मतलब मिला जुला रहेगा। क्षमता तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसको शारीरिक दोष या ग्रहों का ऐसा दोष रहेगा जिसके कारण संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार हम स्त्री की कुंडली को लेंगे, उसकी पत्नी की। तो स्त्री की कुंडली में हम लेंगे चंद्र स्पष्ट, मंगल स्पष्ट और गुरु स्पष्ट। हमने एक स्त्री की कुंडली ली है। स्त्री की कुंडली में हमने देखा कि चंद्रमा 11 राशि 6 अंश 57 कला और 54 विकला पर था। मंगल था 6 राशि 27 अंश 7 कला 47 विकला पर था। गुरु था 6 राशि 3 अंश 13 कला 30 विकला पर था। इनको भी हमने जोड़ लिया। यहाँ जो 131 आया, यहाँ 77 आ गया, यहाँ 36 आया और इनका जोड़ 23 आया। अब 131 यानी 60 से भाग देंगे तो 2.5 120। 120 आप यानी कितने बार गया, वो 2 बार। वो 2 अपन कहाँ जोड़ देंगे 77 में, तो यहाँ बचेगा कितना 11। 36 ज्यों का त्यों रख दिया, 23 ज्यों का त्यों। अब यहाँ 79 में भी हम 60 घटा देंगे, क्योंकि 60 कला से ज्यादा कोई भी राशि में ग्रह नहीं होता। तो 79 में से अगर 60 घटाएंगे तो यहाँ 19 बचेगा, लेकिन वो एक आएगा वो 36 में जुड़ जाएगा अंशों में, तो यहाँ 37 हो गया और यहाँ 23 का 23। अब यहाँ 11 ज्यों बिल्कुल ज्यों कहते हैं लिखे, 19 ज्यों कहते हैं लिखा। अब 37 अंश है। 37 अंश ने वही हमने बताया कि 30 अंश की एक राशि होती है, तो इसमें से 30 अंश की एक राशि निकाल के इस 23 में जोड़ देंगे, 24 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा 7 अंश, यानी टोटल आ गया 24 7 19 11। लेकिन अब 24 राशि तो होती नहीं, 12 होती हैं, तो इसको 12 से हम भाग कर देंगे या 12 घटा देंगे तो कितना बचा 12। तो 12 7 19 11, यानी ये 12 राशि आ गई। इसको विशेष तौर पर देखना, 12 राशि यानी सम राशि आ गई। तो
इस इस महिला की सम राशि आई। अब हमें ये देखना है क्या यह राशि का जो 7 अंश 19 कला है, क्या नवांश में यह भी विषम राशि में आता है या सम राशि में आता है। तो देखिए, मीन राशि 12 नंबर यानी मीन राशि 7 19 है, ये है मीन राशि। 7 19 का खंड आता है 46 के बाद, ये आ गया छठी राशि, यानी मीन राशि का तीसरा नवांश छठी राशि में आ रहा है। अब आप देखिए, मीन राशि भी सम राशि है और मीन राशि किसके नवांश में है, छठी राशि के, यानी तो 12 और 6 दोनों सम राशि हो गई, यानी सम राशि हो गई सम नवांश। इसका मतलब है कि अगर स्त्री की कुंडली में जो भी स्पष्ट आता है वो सम राशि का आता है तो वो पूर्ण सक्षम है। अगर दोनों सम राशि के हो रहे तो निश्चित तौर पर स्त्री में कोई कमी नहीं है, वो संतान उत्पन्न करने में पूर्ण सक्षम है। लेकिन पुरुष जो है, एक समा रहा है दूसरा विषमा रहा है, तो इसका मतलब है कि पुरुष में कहीं ना कहीं कमी है या कोई शारीरिक दोष है, उसे डॉक्टर इलाज की आवश्यकता है। तो प्रिय सज्जनों, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो कृपया वो डिस्क्रिप्शन में जाके या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उस पर फ़ोन करके मुझसे सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो मैं उनको स्पष्ट तौर पर बता दूंगा। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।